आगे बढ़ाना। कायस्थ विकास परिषद के तत्वावधान में गोरखपुर क्लब सभागार में आयोजित मतदाता जागरूकता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यक्रम संयोजक कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कार्यकर्ता 2022 विधानसभा चुनाव में पुनः भाजपा की सरकार बनाने में जुट जाएं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें जन जन तक पहुंचकर भाजपा की नीतियों को बताने और समझाने की अपील की। साथ ही कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने की बात कही। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, वरिष्ठ नेता राहुल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कायस्थ विकास परिषद के पदाधिकारी व संभ्रांत लोग मौजूद रहे। स्थान पे बैठने का कष्ट करेंगे। कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ करने के लिए सहित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कमेटी के श्रीवास्तव जी, बैदराजी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चंदन जी एक चेहरा लगाइए, दे दीजिए। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जी, अमर श्रीवास्तव जी और सिटी चैनल के एमडी, आप सभी से आग्रह है कि कृपया आवें और बुके और स्वागत है भाई, स्वागत है, गोरखपुर में स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नवीन श्रीवास्तव जी, आप भी आवें। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का सभी कार्यकर्ताओं का उद्गार है, सभी इच्छा है, कृपया आगे आवें। अरे भाई पीछे तो मोबाइल वाले। इस कार्यक्रम भास्कर जी यहाँ उपस्थित है, उनका स्वागत है। जी कृपया आवें और माननीय मुख्य अतिथि जी सहित मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत भाषण करने का। हमें संचालक महोदय ने कहा कि स्वागत करना है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, बड़े सौभाग्य से तुम्हारे शहर से मुख्यमंत्री के वातावरण की राजनीति देश और प्रदेश में होगी। भाइयों, कायस्थ प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, कायस्थों के सामने आप जाएंगे तो हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम अपने को धन्य मानते हैं। विकट परिस्थितियों में, बहुत विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी महाराज जी ने एक लोगों के मन में एक होती थी कि हम किसी प्रकार से अपने को इस पहचान से दूर रखें, लेकिन उन्होंने उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहने वाला कोई और नहीं था, स्वामी विवेकानंद था। हम सब भूले नहीं होंगे। इस देश की आजादी के लिए अपना एक अच्छा प्रशासनिक कैरियर छोड़ करके अपने को दांव पर लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने भी कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरविंद घोष को कौन विस्मृत कर सकता है? देश की स्वाधीनता के आंदोलन को हो या भारत के आध्यात्मिक जगत को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। इन महापुरुषों ने कभी भी अपने को एक संकीर्ण दायरे में कैद करके नहीं रखा, इसलिए अमर हो गए, हर एक के लिए वंदनीय हो गए, प्रातस्मरणीय हो गए। मैं प्रयागराज में गया था 2019 में। प्रयागराज कुंभ के आयोजन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योगी जी, कुंभ ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, भव्य और दिव्य हो। तो मैं वहां एक चीज को स्वयं देखने के लिए निकला था। जब प्रयाग के किले में मैं गया तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल सूट है। मैंने कहा क्या है इसमें? और मैंने कहा किले में तो
पुराने समय का किला है, कहां से राष्ट्रपति के लिए कैसे व्यवस्था है। उन्होंने कहा आपको मालूम है कुंभ के साथ साथ हर वर्ष माघ मेले में कल्पवास के लिए यहां पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आया करते थे। आप सोचिए, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान को, और संविधान सभा के अध्यक्ष के बाद जब भारत के राष्ट्रपति बने, होता है व्यक्ति जब एक स्टेज पे पहुंचता है तो उसके बाद वह अपनों से थोड़ा दूर हटने का प्रयास करता है, अपनी पहचान को फिर वही छुपाने का प्रयास करता है। और उस समय एक प्रकरण आया था जिसमें सरकार चाहती थी कि राष्ट्रपति वहां न जाए, और वह था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को लेकर। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति वहां जाए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने जब एक सरकार का प्रस्ताव पहुंचा, उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, सोमनाथ का मंदिर हजारों वर्षों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है, इसलिए मैं न चाहूं कि वो हिंदुओं का है। मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व बनता है, मैं इस कार्यक्रम में जरूर करूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस कार्यक्रम में गए थे। इस देश के अंदर लोग मानते थे प्रधानमंत्री के रूप में इतना छोटा ही कार्यकाल था, लेकिन स्मरणीय बना दिया था शास्त्री जी ने। याद करिए, एक तरफ पाकिस्तान का हमला 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद पाकिस्तान उस अवसर की तलाश में था कि भारत को कमजोर करके हम भारत को कैसे परास्त करें। उसने हमला किया, लेकिन शास्त्री जी के नेतृत्व में देश तब तक खड़ा हो चुका था। पाकिस्तान को बुरी शिक्कत देने के साथ ही जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। याद करिए, शास्त्री जी कब चले गए, लेकिन नारा अमर हो गया, शास्त्री जी की तरह अमर हो गया। और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात आई कि हम लोग पहला अपना लॉ यूनिवर्सिटी में बनानी है, प्रयागराज में राष्ट्रपति जी आए थे आज से 6 महीने पहले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए थे, मुझे प्रोटोकॉल के नाते भी वहां रहना था, और राज्य सरकार ने वहां पे एक लॉ यूनिवर्सिटी भी दी थी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो मैंने वहां पर एक ही प्रस्ताव दिया, मैंने कहा देखिए लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जितना पैसा लगेगा, जमीन लगेगी, सब राज्य सरकार देगी। इसका नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर होना चाहिए। क्योंकि इन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं जिया, उनका जीवन देश के लिए था, समाज के लिए था। देश जब इस देश की आजादी को, इस देश के लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा था, तब बिहार के गांव से निकले थे जयप्रकाश जी। जयप्रकाश नारायण ने उस समय देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को समाप्त करने के लिए, पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार के आंदोलन आगे बढ़ रहा था, इस देश का लोकतंत्र बच पाया था। ये जिन महापुरुषों का नाम मैंने आपके सामने लिया, क्या इसमें से किसी व्यक्ति ने अपने परिवार के बारे में कुछ किया? जो कुछ भी किया देश के लिए किया, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए किया, इस राष्ट्र के लिए किया, और उसी का परिणाम है कि महापुरुषों का नाम देश में हमेशा के लिए अमर हो गया।
किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी सरकार के नाम लेने देने से नहीं, ये जनमानस के श्वास श्वास में नाम बसते हैं। हर व्यक्ति श्रद्धा और सम्मान के साथ इन नामों को लेकर के आगे बढ़ता है। और हमेशा हमें जब भी हम अच्छा नाम लेकर के चलेंगे, तुम्हारी परंपरा यशस्वी होगी। जब भी हम बुरा लेकर के चलेंगे तो दुर्गति प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा रामायण के उसमें भी इस प्रकार की चीजें आती हैं। जो राम का नाम लेकर के चलता है, ये महत्व नहीं कि कहां जन्म लिया है, और चाहे वो हनुमान हो या वाल्मीकि हो। कल्पना कर सकते हैं मित्रों, जिसके आराध्य 26 साल तक टेंट में रहा हो। दुनिया ऐसी कोई हो सकती है क्या? तूफान में, ठंड में, सर्दी में जिसके आराध्य देव रामलला 26 सालों तक टेंट में रहे। किसके कारण? ये सोनिया के कारण, जिसने हलफनामा पेश किया था हिंदू के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, बाबरी मस्जिद के पक्ष में। सपा बसपा ने गोलियां चला। आदरणीय एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना और एक सन्यासी राज्य का मुख्यमंत्री बना, तब जाके प्रभु श्री राम की नींव रखी गई। मित्रों, आज कोई कल्पना कर सकता है मित्रों? बस आपके चरणों में प्रदेश अध्यक्ष के नाते वंदन करता हूं। मैं बहुत नजदीक से देखा हूं महाराज जी, बहुत संतों को देखा। महाराज जी का पूरा जीवन गांव गरीब किसान के सम्मान के लिए है, बेटियों के सम्मान के लिए है। और ये राज्य का एक नौजवान दुनिया और राज्य के देश के किसी कोने में जाए, महाराष्ट्र में जाए, तब भी इस राज्य की प्रशंसा हो। पहले लोग होटल नहीं देते थे, अब तुरंत होटल खोल कर देते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो बस आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके चरणों में वंदन कर रहा हूं। जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस बूथ पर रहते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग नाराज होते हैं। देखो, संचालन कर रहा था, मेरा नाम नहीं लिया, जानबूझकर छोड़ दिया। मेरे मोहल्ले में आया, यहीं से मिलकर चला गया यार, मेरे घर भी नहीं आया। तो ये चुनाव जातिवाद का नहीं है, क्षेत्रवाद का नहीं है, व्यक्तिवाद का नहीं, परिवारवाद का नहीं, वंशवाद का नहीं चुनाव मित्रों, ये चुनाव राष्ट्रवाद के है और प्रदेश के प्रगति के लिए, मजबूती के लिए। आपका एक मतदान बेटी को सुरक्षा प्रदान करता है। और एक आपका मतदान, हम लोग चाइना में गए थे मित्रों 2004 में। मैं सपने में सोचा था कि ऐसी सड़कें बनेगी क्या। आज राज्य के अंदर गोरखपुर आइए तो कभी कभी तो भूल जाते हैं रास्ता हम लोग, कि पहले आए थे तो क्या था, आज क्या है। ऐसा विकास हुआ है, किसी ने किया है, आदरणीय योगी ने किया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को आप वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? ऐसा नहीं कि हम जीत रहे हैं और आदरणीय योगी जी हैं तो मांगने की जरूरत नहीं है। आप मांगोगे 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, पक्का पक्का पक्का? तो कमल खिलाएंगे? पक्का? तो जोर से बोलिए कमल। मैं कहूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल 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 कमल। तो 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह। अपना बुजुर्ग है तो उसका पैर छू लीजिए, छोटा है तो सम्मान करिए, लेकिन वोट घर घर जरूर मांगिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं, दूसरा एक निवेदन और है कि हमारी पोलिंग 90% होनी चाहिए। दुनिया के किसी कोने में वो रहता हो और देश के किसी कोने में रहता है, उसको फोन करके बुलाइए। मेरी इज्जत की सवाल है, इज्जत की बात है। तुम्हें मतदान के दिन आना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के सम्मान के लिए है और महाराज जी के सम्मान की बात है। फोन करके आप बुला लीजिए उसको और मतदान करके चला जाए। किराया देना पड़े तो अपने जेब से किराया दीजिए, लेकिन उसको बुलाइए। नहीं मित्रों, में विश्वास, पूरा मुझे विश्वास है
बहुत खतरनाक ये सब है। हम लोग तो देखे हैं। कल मैं गया था हापुड़ में, एक डॉक्टर थी त्यागी, लोग बता रहे थे भाई साहब यहीं से उठा ले गया था इसी हॉस्पिटल से, और आज तक त्यागी वो 6 साल हो गया, पता नहीं चली। 6 साल पहले उठाया था सपा शासन में एक मुस्लिम गुंडा, और आज तक नहीं लौटी बेटी। यही आतंक। आज महाराज जी को जिस दिन चुनाव जीतेंगे और लखनऊ के अंदर शपथ लेंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं मित्रों, मैं विश्वास दिलाता हूं शाम तक वो सभी छोटे मोटे गुंडे राज्य छोड़कर भाग जाएंगे। कोई बेटी की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता है, किसी व्यापारी की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।